नमस्कार साथियों। तो भारत के भूगोल का आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था वो टॉपिक शुरू कर रखा था अक्षांश व देशांतर के बारे में। क्योंकि आपको जैसे कल बताया था कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत की स्थिति और विस्तार यदि हम पढ़ते हैं तो भारत की स्थिति विश्व के अंदर कहाँ है और किसी भी देश की किसी भी स्थान की यदि हम स्थिति का पता लगाना चाहें तो हमें अक्षांश व देशांतर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने अक्षांश के बारे में कल पूरा डिटेल से पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर के बारे में। तो देखिए देशांतर रेखाएं क्या हैं और इनका क्या महत्व है ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए देशांतर के बारे में यदि हम पढ़े तो ये मान लीजिए क्या है, हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर देशांतर रेखाएं कहाँ स्थित है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ऊपर कहाँ स्थित हैं, इनका क्या महत्व है, वैसे ही देशांतर रेखाएं कहाँ स्थित है और इनका क्या महत्व है। तो देखिए ये हमने पढ़ा था कल, ये नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है दक्षिणी पोल। यदि हम इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यदि हम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इनके बीच में यदि कोई रेखा खींची जाए तो उन्हें ही कहते हैं देशांतर रेखाएं। और ये मान लीजिए ये जो रेखा है ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर। जैसे हमने कल पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वैसे ही ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो पूछ लेंगे ग्रीनविच रेखा स्थित है, तो ग्रीनविच रेखा स्थित है 0 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, अब देखिए इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा। इसका ग्रीनविच नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड का जो लंदन शहर है उसमें एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला। यहां से ये रेखा होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम पड़ा ग्रीनविच रेखा। और इस रेखा का जो निर्धारण है वो किया गया था 1882 में। ठीक है, और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सब का निर्धारण इसके आधार पे ही इसके बाद 1882 में किया गया था। तो ये है ग्रीनविच रेखा। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है ये इसको दो भागों में बांट रही है, दो गोलार्धों में बांट रही है। ये पूर्व दिशा में है तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और ये इसके पश्चिम में है इसलिए ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। तो यानी जैसे अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांट रही थी, वैसे ही ग्रीनविच रेखा इसको पूर्वी और पश्चिम में दो भागों में बांट रही है। पूर्व में खींची जाने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं उनको हम पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। ऐसे ही पश्चिमी गोलार्ध में खींची जाने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें जितनी भी देशांतर रेखा होगी वो टोटल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव इनके बीच में ही खींची जाएंगी। जैसे हम इधर खींच रहे हैं एक देशांतर रेखा, ये एक देशांतर रेखा है और इसका ये है मान लीजिए 5 डिग्री एंगल पे। तो अब ये कौन से गोलार्ध में है? ये पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए इसका नाम होगा 5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40, 50, 60, फिर इसके जस्ट पीछे आ जाएंगे। ठीक है, इसके पीछे फिर लास्ट में ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके जस्ट पीछे एक रेखा होगी और उस रेखा का नाम होगा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। और इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। अभी 180 डिग्री देशांतर को एक बार सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मतलब 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे, मतलब ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है और देशांतर के पीछे की जो रेखा होगी उसको बोलेंगे उस देशांतर का प्रति देशांतर। तो 0 डिग्री का प्रति देशांतर क्या है? 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, और देशांतर और प्रति देशांतर दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री
पूर्वी देशांतर है तो इसका प्रति देशांतर कितना होगा 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्व का पश्चिमी होगा, ध्यान रखना। और 10 और 170 180, कहने का मतलब यह है देशांतर और प्रति देशांतर दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही पूर्वी गोलार्ध में कुल अंत में जाकर 180 डिग्री देशांतर पर पूर्वी गोलार्ध में ये रेखाएं समाप्त होती हैं। ऐसे ही हम पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे, उन्हें बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। मान लीजिए इधर ये 10 डिग्री है, ये पश्चिमी गोलार्ध में है तो इसका नाम होगा 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ऐसे ही फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे चलते जाएंगे, जस्ट जाके वापस कहां मिलेंगे, ये 180 डिग्री देशांतर पर मिलेंगे। ठीक है, तो यानी यहां 0 डिग्री से हमने शुरू किया और फिर घूमते घूमते 180 पे चले गए। यहां हमने 0 से शुरू किया, घूमते 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 पीछे 180 पे चले गए। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, यदि हम देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या टोटल देखिए, इनकी संख्या टोटल है 360। 360 कैसे है, 0 डिग्री देशांतर है और 180 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर बढ़ेगी लेकिन 180 दोनों की कॉमन होगी, इसलिए 180 डिग्री को हम एक बार गिनेंगे, इसलिए टोटल देशांतरों की संख्या है वो 360 है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अक्षांश की संख्या कितनी थी, तो अक्षांश की संख्या थी 181। वैसे ही अक्षांश रेखा या फिर अक्षांश वृत्त, इनकी संख्या कितनी थी 179। तो यहां पर देशांतरों की संख्या कितनी है 360, 360। तो ये तो होगी इनकी संख्या की बात। अब देखिए इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का क्षेत्र, यानी दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं गौर। क्या कहते हैं, गौर। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंधीय जोन, वैसे ही दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गौर। और इन देशांतरों के बीच की दूरी की यदि बात करें, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात की, वैसे ही दो देशांतर रेखाएं हैं और उनके बीच की दूरी की बात करें तो देखिए इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, ये भूमध्य रेखा पे हो गई। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात भूमध्य रेखा है। सर्वाधिक दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा भूमध्य रेखा के ऊपर होगी। कहां होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर होगी। और ये भूमध्य रेखा के ऊपर होगी कितनी, तो ये भूमध्य रेखा पर होगी 111.32 किलोमीटर। कितनी, 111.32 किलोमीटर। फिर जैसे जैसे हम यहां से ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाएगी और यहां 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे हम पहुंचेंगे तो यहां इन दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। कारण क्योंकि यहां पर सारी की सारी देशांतर रेखाएं मिलती हैं। तो ये बात है देशांतर रेखाओं और देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में। वापस रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया। ये जो ग्रीनविच रेखा है ये इसको दो भागों में बांट रही है, इधर ये पूर्वी गोलार्ध, इधर ये पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखा होंगी उन्हें हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे और पश्चिमी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखा होंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। और इन कुल देशांतर रेखाओं की संख्या यदि पूछ ले तो वो है 360 डिग्री। फिर बता दिया 180 डिग्री दोनों की कॉमन है, दोनों गोलार्धों की, इसलिए वहां पर एक कम हो जाएगी, 0 डिग्री बढ़ जाएगी। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गौर कहलाता है। दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां मिलेगी, अधिकतम दूरी मिलेगी भूमध्य रेखा पर। कितनी, 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे हम दोनों ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहां पर पहुंचते पहुंचते इनके बीच की दूरी है वो 0 हो जाएगी। तो ये है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं शायद समझ में आ गई होंगी। अब ये पता ही है कि देशांतर और अक्षांश दोनों से हम क्या करते हैं, दोनों से ही हम स्थिति का निर्धारण करते हैं किसी भी देश की या किसी भी स्थान की। अब देखिए इसके अलावा इसका क्या महत्व है देशांतर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग क्वेश्चन आता है। तो देखिए इन देशांतरों से हम करते हैं समय का निर्धारण।
समय का निर्धारण, इसको ध्यान से समझना कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं, बहुत बार पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए समय का निर्धारण कैसे करते हैं, देशांतरों के माध्यम से। पहले एक बार इसको छोड़िए, इधर देखिए कि हमने देखा कि टोटल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर। टोटल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर। सूर्य पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घूर्णन। उसे क्या कहते हैं, घूर्णन, या फिर इसे ही कहते हैं परिभ्रमण। इसे ही कहते हैं परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। और ये घूर्णन गति या परिभ्रमण गति इसकी एग्जैक्ट कितनी है, तो एग्जैक्ट है 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड। 56 मिनट 48 सेकेंड। ये कहलाता है नक्षत्र दिवस। क्या कहलाता है, नक्षत्र दिवस। ठीक है। सामान्यतः हम क्या लिखते हैं, इसकी घूर्णन जो अवधि है वो लिखते हैं हम 24 घंटे। कितना, 24 घंटे। और इसको कहते हैं सौर दिवस। क्या कहते हैं, सौर दिवस। तो नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड, सौर दिवस 24 घंटे। तो ये इनकी हो गई घूर्णन अवधि या परिभ्रमण अवधि। ठीक है। अब ये घूर्णन करती कैसे है पृथ्वी, तो ये करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए पूर्व वाला हिस्सा है वो सूर्य के सामने पहले आएगा, इसलिए हमेशा पूर्व दिशा का समय हमेशा आगे रहता है। ये बात समझ में आ गई होगी, घूर्णन अवधि वाली और घूर्णन और परिभ्रमण का अर्थ। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें समय का निर्धारण करना है। कोई भी स्थान है, कोई भी देश है, उसका स्थानीय समय निकालना है। अब हम उसका स्थानीय समय कैसे निकालेंगे, अब देखिए जैसे उधर बताया है कि जब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो सूर्य कितने देशांतरों को पार करेगा, 360 को। यानी 360 देशांतर को पार करने में सूर्य को लगते हैं 24 घंटे। कितने, 24 घंटे। तो एक देशांतर को पार करेगा तो सूर्य को कितना समय लगेगा, तो 24/360। लेकिन ये तो घंटे में आ गया, हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 24/360, एक घंटे में 60 मिनट। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 6 और ये इससे 4, यानी 4 मिनट। तो कहने का मतलब सूर्य जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचता है तो उसे कुल 4 मिनट का समय लगता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और कैसे गणना की ये भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें समय का निर्धारण करना है, बात वही है। अब ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है, मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पे कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए पूर्व वाला हिस्सा आगे आ गया, इसलिए हमेशा सूर्योदय किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहां से किया जाता है, 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, अर्थात ग्रीनविच रेखा से किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि घूर्णन या परिभ्रमण का अर्थ है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड इसकी परिभ्रमण या घूर्णन अवधि है, जिसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। सामान्यतः हम 24 घंटे लिखते हैं, इसे सौर दिवस कहते हैं। ठीक है। टोटल देशांतरों की संख्या 360 है, उनको पार करने में सूर्य 24 घंटे का समय लेता है, इसलिए एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेगा। और 0 डिग्री देशांतर है, इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। और इसे ही प्रधान यामोत्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रधान मानक समय रेखा है विश्व की, इसलिए इसे ही प्रधान यामोत्तर या प्रधान देशांतर कहते हैं। अब देखिए आगे हम समय की गणना करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी।
अब देखिए किसी भी स्थान, किसी भी देश का स्थानीय समय कैसे निकालते हैं, इसके आगे की प्रोसेस। ये देखिए, ये पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए यहां पर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इधर ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व वाला हिस्सा सूर्य के सामने पहले आएगा, इसलिए पूर्व का जो समय है वो हमेशा आगे रहेगा, और पश्चिम में जाएंगे तो समय हमेशा पीछे रहेगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, किसी भी स्थान का समय निकालना है, जिसे हम स्थानीय समय कहते हैं, क्योंकि प्रधान समय तो कहां का है, 0 डिग्री देशांतर का है। अब ये समय हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए, तो यहां हमने देखा था कि टोटल 360 देशांतर है, ठीक है ना। तो क्या किया, जब 1882 में इसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बनाया गया था, तो इसके लिए क्या किया गया था कि पूरे पृथ्वी को या पूरे विश्व को टोटल 24 समय जोन में बांट दिया। कितने समय जोन में, 24 समय जोन में। किस आधार पर, 24 घंटे के आधार पर। किस आधार पर, 24 घंटे के आधार पर। हालांकि किसी देश के लिए ये मानक समय रेखा है, वो मानने के लिए बाध्यता नहीं है कि वो इसको ही माने, जैसा निर्धारित किया गया है। कोई भी देश है अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मानक समय रेखा मान सकता है। तो देखिए टोटल 24 घंटे हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में टोटल कितने देशांतर हैं, 360 देशांतर है, ठीक है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि यहां पर हमने क्या देखा है कि टोटल कितने समय जोन है, 24 समय जोन। यानी कैसे, यानी कितने घंटे हैं, 24 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे में कितने समय जोन, 24 समय जोन। कितने समय जोन, 24 समय जोन। यानी कहने का मतलब हर एक घंटे का एक समय जोन, हर घंटे का एक समय जोन, अर्थात है 60 मिनट का एक समय जोन, 60 मिनट का एक समय जोन। अब हमने क्या देखा था पीछे कि 4 मिनट में सूर्य है वो कितने देशांतर को पार कर रहा है, एक देशांतर को पार कर रहा है। तो 1 मिनट में सूर्य कितने देशांतर को पार करेगा, 1/4 को। टोटल हम सुविधा के अनुसार यहां पर हमने कितने मिनट ली, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने देशांतर को पार करेगा, तो 15 देशांतर को। तो कहने का मतलब यह है कि सुविधा के अनुसार 1 घंटे के अंतराल पे एक समय जोन बनाया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 15 देशांतर के अंतराल पर एक समय जोन बनाया। लेकिन किसी देश के लिए ये बाध्य नहीं है कि वो इसको माने, ठीक है ना। माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। अब देखिए कि समय का निर्धारण है वो करते कैसे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बेसिक बातें हैं वो सारी की सारी समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। अब देखिए कि हमने क्या कहा कि पूर्व की ओर जाएंगे तो हमेशा समय प्लस होगा, पश्चिम की ओर जाएंगे समय हमेशा माइनस होगा। दो चीजें ध्यान रखनी है। अब ये समय कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई ये एक स्थान है, इसका हमें स्थानीय समय निकालना है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये स्थान है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कोई स्थान है, उसका स्थानीय समय निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला 3 स्टेप आपको याद रखनी है। सबसे पहली स्टेप है कि कुल देशांतर निकाल लीजिए। कितने, कुल देशांतर निकाल लीजिए। कुल देशांतर निकाल लेंगे, देशांतर का अंतर निकाल लेंगे। जैसे यहां पर देशांतर का अंतर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कितना अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, वो जो कुल देशांतर आ रहे हैं उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा, कुल समय अंतराल आ जाएगा, यह समय अंतर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है। अभी एक उदाहरण से समझेंगे तब और समझ में आ जाएगा। और ये कुल समय अंतर आने के बाद हम यह निश्चित करेंगे कि ये कौन से गोलार्ध में है या फिर कौन सी दिशा में है, ये निश्चित करेंगे। यदि पूर्व की ओर है तो समय प्लस कर देंगे, यदि पश्चिम की ओर है
तो समय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है किसी भी स्थान का समय निकालने के लिए। सबसे पहले हम कुल देशांतर निकालेंगे, उस देशांतर को 4 से गुणा करेंगे तो कुल समय अंतर आ जाएगा, और फिर हमें ये निश्चित करना है कि ये पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। यदि पूर्व की ओर है तो समय प्लस, और यदि पश्चिम की ओर है तो समय माइनस। ठीक है। अब जैसे ये बोल दिया कि ये 0 डिग्री देशांतर है, यहां पर दिन के 12 बजे हैं दोपहर के, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। ठीक, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कुल देशांतर, इन देशांतरों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो वो अंतर कितना है, 30। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको 4 से गुणा करना है। ये कितना आ गया, 120। ये किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि 4 मिनट। तो 120 मिनट का समय अंतर आ गया। इसको हम घंटे में चेंज करें तो 2 घंटे आ गए। अब क्या है, पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ समय क्या होगा, प्लस होगा। यहां दिन के 12 बजे हैं, तो इसका मतलब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहां 12 बजे हैं, प्लस करेंगे समय तो कितना बजेगा, 2 बजेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है। फिर किसी भी स्थान का समय दे दे, ऐसा भी दे सकता है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का दे दिया और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर का निकालना है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां का दे दिया तो दोनों का गैप 60 डिग्री, 60 डिग्री को 4 से गुणा करो, कुल समय अंतर आ जाएगा। पश्चिम की ओर आ रहे हैं, समय माइनस कर दो। ठीक है। तो ये इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चनों पर आप खुद अप्लाई करना। अब देखिए समय कैसे निकालते हैं, ये तो आप समझ गए। अब किसी भी देश की कोई मानक समय रेखा है, ठीक है, और उसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो वो आपको बता दिया कि पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांट दिया। कैसे बांटा, या तो 1 घंटे के अंतराल पर या 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर। अब जैसे हम भारत की बात करते हैं, और भारत का मानक समय रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए पूर्वी देशांतरों के बीच में है भारत। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे, तो सामान्यतः ये पढ़े होंगे आप कि दोनों के लगभग बीच का, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे है। अभी हमने उधर पढ़ा था कि या तो 1 घंटे को हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं, यानी 1 घंटे या 60 मिनट के अंतराल पर, अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर एक मानक समय रेखा या एक मानक समय जोन बनाया। किसके अंतराल पर, 1 घंटे या 60 मिनट अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर। लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है किसी देश के लिए। कोई भी देश है वो अपना मानक समय रेखा है वो इसके अलावा भी निर्धारित कर सकता है। फिर देखिए, और यदि थोड़ा छोटा करें इसे, तो इसको आधा घंटे के समय अंतराल पर भी हम मानक समय रेखा बना सकते हैं। आधा घंटे का मतलब है 30 मिनट। ठीक है। यानी कहने का मतलब आधे घंटे या 30 मिनट के अंतराल पर भी मानक समय रेखा बनाई जा सकती है। तो आधे घंटे का मतलब क्या हो गया, 15 का आधा 7.5, यानी 7.5 देशांतर के अंतराल पर अर्थात 30 मिनट या आधे घंटे के अंतराल पर हम मानक समय रेखा का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। यह भी बाध्यता नहीं है, लेकिन सुविधा है ये। ठीक है। अब देखिए भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उसको ही क्यों माना। तो देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये भारत है वो किन किन के बीच में स्थित है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, यही पढ़ा है आपने। अब देखिए ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर। अब इसके पूर्व में है भारत, पूर्वी साइड में है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, प्रधान यामांतर या प्रधान देशांतर है। हमने अभी क्या देखा था, हमने अभी ये देखा था
कि जैसे मान लीजिए हम मान सकते हैं ये कि आधे घंटे या 60 मिनट के अंतराल पर कितना देशांतर का अंतराल, 7.5 डिग्री देशांतर का अंतराल। अब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय प्लस होगा माइनस प्लस, इसलिए भारत का समय हमेशा ग्रीनविच रेखा से आगे रहेगा क्योंकि ये पूर्वी की साइड है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 30 मिनट, हम बात कर रहे हैं 30 मिनट या 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल पर, तो ये 0 डिग्री है। इसके आगे हम चलेंगे तो ये 7.5 डिग्री देशांतर, फिर आगे चलेंगे 7.5 और तो ये 15 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, ठीक है। इसके आगे ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 7.5 और जोड़ा तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ऐसे ही मैं ले रहा हूं, फिर ये 37.5, फिर ये 45 हो गया, फिर उसके बाद जैसे हम जोड़ते जाते हैं 45 के बाद में तो 60 डिग्री देशांतर, फिर अपन इसमें 7.5 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर भारत आ गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। उससे हम आगे चलेंगे, इसमें हम 7.5 और जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद में हम 7.5 और जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, फिर 7.5 और जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उसके बाद में 97 में वो इंडिया से बाहर चला जाएगा। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर आधे घंटे के अंतराल पर या 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंतराल पर कितने देशांतर गुजर रहे हैं, 3। लेकिन इसको चुने तो पश्चिम में ज्यादा रह जाएगा, इसको चुने तो पूर्व में ज्यादा रह जाएगा, इसलिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या माना है, हमारी मानक समय रेखा मानी है। हालांकि नेपाल है वो इसको नहीं मानता है, नेपाल के बीच से आती है ये, नेपाल 15 मिनट के बाद के अंतराल पे मानता है, और अब तो वैसे भी नहीं मानने वाला, चीन जैसा कहेगा वैसा ही मानेगा अब तो नेपाल वैसे भी, ठीक है ना, इसलिए पहले ही नहीं मानी इसने। ये जो मानक समय रेखा है ध्यान रखना, ये श्रीलंका से नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये श्रीलंका की मानक समय रेखा है, ठीक, नेपाल से आती है लेकिन नेपाल इसको नहीं मानता है। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम पढ़ते आए हैं कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा, यही पढ़ते हैं आज तक। तो देखिए 5.5 घंटा आगे कैसे है, पूर्व की ओर है इसलिए आगे है। 5.5 घंटा कैसे आया, क्योंकि हमारी मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए 82.5 डिग्री, 82 को 4 से गुणा करिए तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और फिर आधा डिग्री और बच गया तो ये 2, तो ये कितना हो गया 330। अब इस 330 में भाग दीजिए 60 का, मिनट में आ गया ना, घंटे में चेंज करना है, तो 6 पंजो 300, बचा क्या 30। अब ऐसा नहीं है क्योंकि 60 से है तो 30 डायरेक्ट उड़ा देना यहाँ पे, तो ये 30 मिनट। तो भारत का जो मानक समय है वो इस 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। तो ये बात समझ में आ गई, किसी भी स्थान का हमें समय निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्थानीय समय, ठीक है। अब देखिए यदि बात करें कि प्रत्येक देश के लिए एक ही मानक समय रेखा हो है, कोई जरूरी नहीं है। रूस के पास कुल 11 मानक समय रेखा है, बहुत बड़ा है रूस क्षेत्रफल में, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं कनाडा के पास 7 मानक समय रेखा है। यूएसए के पास 5 मानक समय रेखा है, जबकि भारत के पास एक ही मानक समय रेखा है, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले यहाँ पर ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने कहा हमारे लिए अलग से मानक समय रेखा बनाइए, ठीक है ना, लेकिन नहीं बनाया मोदी जी ने, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना भारत की एक ही मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक हम क्वेश्चन करते हैं भारत से संबंधित ही, है ना, और हम स्थानीय समय निकालते हैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किसी शहर का नाम दे दिया, उस शहर से गुजरता है और वहां का समय है सुबह के 3 बजे, मतलब सुबह का 3 मतलब AM। तो बताइए 80 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर स्थित कोई शहर है, उसका स्थानीय समय क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए 3 स्टेप बताई थी आपको। सबसे पहले देशांतरों का अंतर कितना है? 5 देशांतरों का अंतर। फिर देशांतरों को 4 से गुणा करिए तो वो समय अंतर आ जाएगा, मिनट में 20 मिनट। अब देखिए पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, तो समय क्या होगा? प्लस कितना होगा? 20 मिनट। समय क्या था? 3 बजा था। तो अब समय वहां 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाएगा? 3:20। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा होता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 3 बजे हैं, तो बताइए भारत के किसी शहर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, उसका समय क्या है? देखिए इधर सबसे पहले देशांतर का अंतर कितना? 5। इसको 4 से गुणा करिए, समय का अंतर 20 मिनट। फिर देखिए पूर्व में है, पश्चिम में पूछा जाने वाला पश्चिम में 80 आगे रह गया पूर्व में, उसके पीछे आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे। गोलार्ध से मतलब नहीं है, यहां ध्यान रखना, ये पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर आ रहे हैं ना, इसलिए समय कम होगा। तो कितना समय कम होगा? 20 मिनट। यहां समय कितना था? 3, तो 20 मिनट कम कर देना, 2:40। ठीक है, तो ये इस स्थान का समय होगा। तो इस तरह समय निकालते हैं अपन। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे कुछ और बातें इससे संबंधित रह गई, उसकी करते हैं। तो मेरी हिसाब से शायद आपको अक्षांश और देशांतर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी अक्षांश और देशांतरों को कहां अप्लाई करना है? भारत पे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और रह गई, वो कर लेते हैं। एक है 180 डिग्री देशांतर। ये 180 डिग्री देशांतर है, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है ना, प्रशांत महासागर से गुजरती है ये। और इसको टोटल शुरू में 8 जगह पे इसको मोड़ा गया था। अब पूछेंगे मोड़ा कैसे गया था? इसलिए मोड़ा गया था क्योंकि इसको निकालने का मेन मकसद, 180 डिग्री देशांतर को निकालने का मेन मकसद ये था कि वो पूरा का पूरा जलीय भाग से निकले, किसी भी स्थलीय भाग से नहीं निकले। क्योंकि स्थलीय भाग से निकलेगा तो वहां दिनांक की असंगति होगी। कैसे? यानी जब 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में यानी पश्चिमी गोलार्ध में हम देखिए, समझना, जैसे हम इसको मैप पे अप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, ये 180 डिग्री देशांतर है। अब इसको पीछे करेंगे तो ये पश्चिमी, अब तो ये पूर्व दिशा में है, लेकिन हम 0 डिग्री देशांतर को आगे लाएंगे तो ये पश्चिमी होगा, यानी ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध है ये। बात समझ रहे हैं ना? ये 180 डिग्री देशांतर है। यानी देखिए कि ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके आगे, इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर। इसको 180 को हम आगे लेके आएंगे, 0 पीछे जाएंगे, तो इधर वाला हिस्सा था वो कहां गया? इधर आ गया। यानी इधर पूर्वी गोलार्ध था। कब? जब 0 डिग्री देशांतर हमारे सामने था, हमने कागज पे लिया और 180 डिग्री देशांतर को सामने लेके आए, तो इधर पश्चिमी गोलार्ध और इधर कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध का समय हमेशा आगे रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं 180 डिग्री देशांतर को पार करके, तो 1 दिन बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? जब पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में हम जाते हैं 180 डिग्री देशांतर को पार करके, तो 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, 1 तारीख बढ़ जाती है। इसी चीज से बचने के लिए, ये दिनांक विसंगति ना आए, इससे बचने के लिए हमने इसको जगह जगह से मोड़ा और किसी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा। क्यों नहीं गुजारा? कि मान लीजिए ये कोई एक देश है, इससे 180 डिग्री देशांतर हमने सीधी गुजार दी, है ना, और इधर मान लीजिए हो रहा है 25 जनवरी, ठीक है, इधर है 26 जनवरी, इधर है 26 जनवरी। एक ही देश में 2 दिनांक,
तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया ताकि ये एक ही दिनांक में रह जाए ये देश। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको मोड़ा गया है, जलीय भाग से गुजारा गया है, स्थलीय भागों को बचाया गया है ताकि दिनांक विसंगति से बचा जा सके। और एक ध्यान रखना, पश्चिमी गोलार्ध से जैसे ही हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो हमेशा एक दिन बढ़ जाता है, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। ये दिनांक विसंगति से बचने के लिए हमने इसको जगह जगह से मोड़ा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों को भारत पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये भारत है, ठीक है, और ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप द्वीप है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहां की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति देखनी है कि भारत कौन कौन से अक्षांश और भारत कौन कौन से देशांतरों के बीच स्थित है। तो देखिए, भारत है, यदि इसकी मुख्य भूमि की बात की जाती है तो पूरा का पूरा भारत है। देखिए, ये पूरी पृथ्वी है, ये देशांतर ने इसको पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांटा। ये 0 डिग्री अक्षांश इसने पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटा, ठीक है। तो भारत की स्थिति यहां है और ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यदि पूछ लिया जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब अक्षांशीय स्थिति में ये उत्तरी गोलार्ध में अर्थात उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और देशांतरीय स्थिति में पूर्वी गोलार्ध अर्थात पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। पश्चिमी देशांतर दक्षिणी अक्षांश का कोई रोल नहीं, वो ऑप्शन में आ जाए उनको वही कट कर देना, आंकड़े आप याद रख लेना। अब देखिए, अक्षांशीय स्थिति में भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित, ठीक। तो भारत यहां से शुरू होता है, इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है और अंतिम बिंदु इसका ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फंसा लेने के लिए वो क्या करेगा, आंकड़े यही रखेगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, यहां चेंज करेगा ऑप्शन में, यहां दक्षिणी अक्षांश दे देगा, पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर दे देगा, आंकड़ा वही रखेगा। हम आंकड़ा रट के जाते हैं, समझ कर नहीं जाते। तो ध्यान रखना, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि मुख्य भूमि से अलावा पूरे भारत की बात की जाए तो यह भी हिस्सा भारत का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां एक बिंदु है, ठीक है। और ये जो बिंदु है यहां पर ये स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड पर, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरे भारत, संप्रभु भारत की बात की जाए तो उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर बात। मुख्य भूमि का नाम आ जाए प्रश्न में तो आपको ये विस्तार देना है, और मुख्य भूमि का नाम नहीं आ जाए, ऑप्शन में ये दोनों है तो आपको ये आंसर देना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बिंदु कौन सा है 8 डिग्री 4 मिनट पर, तो ये बिंदु है केप केमरिन। कौन सा, केप केमरिन, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। इस केप का अर्थ क्या होता है, केप टाउन, केप केमरिन, इस केप का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कोई भी स्थलीय भाग, और वो स्थलीय भाग यदि 3 ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है, मतलब एक छोटा भाग जो जल के अंदर घुसा हुआ है, 3 तरफ जल है, वो बिंदु कहलाता है केप। तो ये स्थान है केप केमरिन। ऐसे एक शब्द आता है क्रीक, जैसे सर क्रीक यहां है। क्रीक का मतलब है कि यानी जैसे ये है जलीय भाग और ये है स्थलीय भाग,
यानी वह जलीय भाग है जो स्थल भाग के अंदर घुसा हुआ है और 3 तरफ से स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं क्रीक। यानी केप स्थलीय भाग है जो जलीय भाग में घुसा हुआ है, क्रीक है वो जलीय भाग है, वो स्थलीय भाग में घुसा हुआ है। समझ में आ गई होगी ये बात। ये पॉइंट जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यहां कौन सा बिंदु है? यहां बिंदु है इंदिरा कोल, लद्दाख में पड़ता है ये वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो ये लद्दाख में आता है वर्तमान में इंदिरा कोल। ये देखो कोल क्या है, COLL कोल। इससे कोल का अर्थ होता है दर्रा जानते होंगे कि किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जो काटकर तंग रास्ता बनाया जाता है उसको दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में उसी को कोल कहते हैं, ठीक है। और तिब्बती भाषा में इसको कहते हैं ला, नाथुला, जेलेपला, सिपिकला, ठीक है ना। तो कोल दर्रा ला एक ही चीज है, ठीक। तो यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य भूमिका। यदि संप्रभु भारत की बात की जाए पूरे की, तो 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। यहां से हमने पढ़ा था कि एक रेखा गुजरती है यहां से, ठीक है, और उस रेखा को कहते हैं करक रेखा। करक रेखा कहां स्थित हमने कल पढ़ा था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कहते हैं करक रेखा। ये भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, आजकल तो नहीं पूछते डायरेक्ट ही, ऐसे पूछते हैं निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। यदि आपके याद नहीं है तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो देखिए वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य यहां पर है गुजरात, फिर दूसरा उसके आगे राजस्थान, फिर उसके आगे मध्य प्रदेश, फिर आगे चलते हैं छत्तीसगढ़, फिर आगे चलते हैं झारखंड, फिर आगे चलते हैं पश्चिमी बंगाल, फिर है त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और इससे ऊपर सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती, ये कल आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए यदि ये पूछ लिया जाए ये जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे नजदीक किस राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, ये रांची एकदम कर्क रेखा के नजदीक है, इस रांची से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना ये। तो यानी भारत के संबंध में अक्षांशीय स्थिति शायद क्लियर हो गई होगी। अब है देशांतरीय स्थिति भारत के संबंध में। ये इंडिया है अपना, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है और ये है भारत की मानक समय रेखा। अभी बताई थी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब ये तो वैसे समझा भी दिया था पहले, अब ये आपको याद करना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। ये जो बिंदु है ये बिंदु है गौर माता। कौन सा? गौर माता। और ये पड़ता कहां पर है? ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये बिंदु है कीबीथू वालांगू जिला अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए सबसे पहले सूर्योदय भारत के किस राज्य में होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी है ये, ठीक है ना। सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केवलिन या कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वो शायद बताया नहीं आपको यहां पे,
है ना। यहां जो सबसे दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट पे, वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। इसे ही कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, इसे ही कहते हैं पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमलिन या कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। ये जो भारत की मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं देखिए, एक यहां पर है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, एक क्वेश्चन, जो कर्क रेखा है और भारत की मानक समय रेखा है, ये कहां मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां मिलती हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब अंत में मेरे 2 प्रश्न हैं, वो आपको कमेंट में देने हैं। मेरे 2 प्रश्न क्या हैं वो सुनिए, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की राजधानी, सिर्फ राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, किस राज्य की राजधानी में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? प्रश्न नंबर 1, राजधानी, भारत की किस राजधानी, किस राज्य की राजधानी, राजधानी का नाम बताना आपको, सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हम पढ़ते आए हैं सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? उगते देश की भूमि, जापान। प्रश्न यह है, जब नया साल आता है 1 जनवरी को, नव वर्ष की पहली किरण किस देश में गिरती है? ये 2 प्रश्न हैं, ये आपको कमेंट में बताने हैं। ओके, धन्यवाद।